तो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम युग या संगम काल। इसके अंतर्गत तीन राज्य आते हैं, चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था गुप्त काल। गुप्त काल एक बहुत बड़ा वंश था। गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो उसके खत्म होते ही भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। बहुराज्यीय व्यवस्था से मतलब है कई छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और अपना शासन प्रशासन खुद ही करने लगते हैं। तो आप इसके पहले वर्धन वंश से पहले देखिए, जो छोटे छोटे राज्य उभर कर आए थे सामने, उनके बारे में। यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैं मैप नहीं बना पाया। आप देख लीजिएगा मैप में। जैसे हरियाणा, हरियाणा में थानेश्वर वंश का शासक था, यानी कि थानेश्वर यानी कि पुष्यभूतियों का शासन था यहाँ पर। उसके बाद यूपी के कन्नौज क्षेत्र में ग्रहवर्मन या मौखरी वंश से संबंधित है। ग्रहवर्मन मौखरी वंश से संबंधित है। मौखरी वंश, इनका शासन था कन्नौज पर। मालवा पर देवगुप्त का शासक था। मालवा एमपी का क्षेत्र है, यहाँ पर देवगुप्त का शासन था। और वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें तो गौड़ शासक शशांक शासन कर रहा था। और वहीं गुजरात के वल्लभी में अगर देखा जाए तो मैत्रक वंश का शासन था। तो छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आते हैं और ये आपस में होड़ मच जाती है, इनके बीच लड़ाई झगड़े। आपने देखा होगा छोटे छोटे राज्य जो होते हैं, जब कोई बड़ा राज्य होता है तो वो सबको शामिल कर लेता है, लेकिन ये छोटे छोटे राज्य जो है फुदकने लगते हैं, कूदने लगते हैं आपस में। तो इसी में हम लोग देखेंगे अभी सारे ये जहाँ पे देवगुप्त है, शशांक है, ग्रहवर्मन है, ये सब आने वाले हैं इसमें पुष्यभूति के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं दोस्तों पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापक है पुष्यभूति। इसके संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति अपनी राजधानी थानेश्वर बनाते हैं। थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर याद रखेंगे, राजधानी से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी होते हैं प्रभाकर वर्धन। इनके उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन। इनकी उपाधि ध्यान रखेंगे परम भट्टारक, और एक उपाधि और है आप याद रख सकते हैं, महाराजा धीराज की। तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि किसकी है? तो प्रभाकर वर्धन की है। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। इनके तीन लड़के हुए, तीन संतानें हुई। इनमें से दो लड़के थे, एक लड़की थी। दोनों लड़कों में जैसे राज्यवर्धन है, ये बड़ा लड़का था। उसके बाद हर्षवर्धन छोटा लड़का, और एक बेटी थी, एक लड़की, जिसका नाम राज्यश्री था। तो देखा, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर थी। उसके बाद उत्तराधिकारी बनते हैं प्रभाकर वर्धन। इनकी उपाधि परम भट्टारक और महाराजा धीराज थी, ध्यान रखना है। इनके पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती की तीन संतानें, प्रभाकर वर्धन और यशोमती की तीन संतानें थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ये दो लड़के थे। राज्यश्री एक पुत्री थी, इनकी लड़की थी। तो राज्यश्री का विवाह ये किसके साथ करते हैं? ग्रहवर्मन, कन्नौज का मौखरी वंश का शासक। यहाँ पे हमने देखा ना, मौखरी वंश का शासन ग्रहवर्मन था। इसके साथ होता है राज्यश्री का विवाह। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ होता है राजश्री का विवाह। और इसी ग्रहवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है। आप रिलेट करना, राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन, मौखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ। ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज गलत लिखा हुआ है, इसमें आधा ना और रहेगा, लगा लीजिएगा। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ होता है और मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद होता क्या है? ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है कि ग्रहवर्मन की हत्या हो चुकी है। तो राज्यवर्धन गुस्से में आता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। देखते रहेंगे, देवगुप्त की हत्या हो जाती है। देवगुप्त कौन था? मालवा का शासक था। मालवा के शासक और गौड़ नरेश शशांक, ये दोनों आपस में मित्र हुआ करते थे। मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ नरेश, जो पश्चिम बंगाल में शासन कर रहा था, ये दोनों मित्र हुआ करते थे। गौड़ नरेश को ये बात पता चलती है तो वो क्या करता है? राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। यानी धोखे से बुलाता है दोस्ती के चक्कर में, और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है गौड़ नरेश शशांक के द्वारा। ठीक। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन के साथ, ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने की, और देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन के द्वारा की गई।
और राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक के द्वारा की गई। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं शशांक के बारे में। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का, यानी कि शिव का भक्त कह सकते हैं। शैव धर्म मतलब शिव को मानने वाले लोग। तो शैव धर्म का अनुयायी था कौन? गौड़ नरेश शशांक। इसी ने बोधि वृक्ष, जो बिहार में हम लोगों ने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, बोधि वृक्ष जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी पेड़ को कौन कटवा देता है? शशांक कटवा देता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई और राजश्री के आदमी ग्रहवर्मन की हत्या हो गई। बचता है कौन? हर्षवर्धन। और राजश्री को किसने बंदी बना लिया? गौड़ नरेश शशांक ने। अब क्या होता है? हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां होती हैं। हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां होती हैं। एक तो अपने राज्य को संभालना, दूसरा अपनी बहन को ढूंढना। याद रखेंगे, दो चुनौतियां आती है। 16 वर्ष का था, महज 16 वर्ष का था हर्षवर्धन उस समय। तो 606 में ये गद्दी पर बैठता है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही शशांक की हत्या कर देता है। गौड़ नरेश शशांक की हत्या हर्षवर्धन के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु था, उसकी मदद से राजश्री का पता लगाया जाता है और कन्नौज राज उसको सौंप दिया जाता है। और वहां पर उसी के आड़ में, यानी कि अपने बहन राजश्री को वहां का राजा बनाता है। खुद राजा नहीं बनता है हर्षवर्धन, खुद राजा नहीं बनता है। उसी के साथ उसको राजा बनाता है राजश्री को, और उसी के सहारे जो है शासन करता है। इसके बाद यहाँ पे थानेश्वर हम लोगों ने देखा था राजधानी। जब ये शशांक को मार देता है तो अपनी राजधानी कन्नौज ही बना लेता है। यहीं से अपना शासन पूरा करता है। खुद को राजा कभी घोषित नहीं करता है और यहीं पर अपनी राजधानी बनाता है कन्नौज में। ये बहुत बड़ा कवि ऐसा माना जाता है इतिहासकार के द्वारा। हालांकि ये झूठ बातें हैं, कोई मानता नहीं है कि हर्षवर्धन कवि था। इसने 3 पुस्तक की रचना की है जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। ये तीनों पुस्तकें बार बार एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका दरबारी कवि। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन मिला है। तो बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, कादम्बरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्षचरित्र है। 2 किताबें लिखी गई इसके द्वारा, कादम्बरी और हर्षचरित्र। इसके बाद हर्षवर्धन के ही समय कौन आया था? ह्वेनसांग भारत आया था। भारत कौन आया था? 629 ईस्वी में, लगभग 629 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत आता है। जब भारत आता है ह्वेनसांग, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य हुआ करते थे वो थे शीलभद्र। कौन हुआ करते थे? शीलभद्र हुआ करते थे। इसकी एक पुस्तक है ह्वेनसांग की जिसका नाम है सी यू की। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। सी यू की इसकी पुस्तक है। बात करते हैं हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी घाटी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया अभियान किया था इसने, तब जो है पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी घाटी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है कर्नाटक में, जिसको किसने जारी कराया था? ऐहोल अभिलेख को पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा जारी कराया गया था। इससे जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी घाटी के बीच या नर्मदा नदी घाटी के पास युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था, उसकी पराजय हुई थी। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था, कई बार पूछा गया। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है और शाक्य मुनि भी कहा गया है और नीति का पंडित। तो यात्रियों का राजकुमार किसको? ह्वेनसांग को। नीति का पंडित किसको? ह्वेनसांग को। और शाक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है? तो ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग जब भारत आया उस समय कौन आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के? तो आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग जो है उसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता है, यानी कि पहले पढ़ता है और उसके बाद पढ़ाता भी है।
नालंदा विश्वविद्यालय में। आप कमेंट करके बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग में हर 5वें वर्ष, ये प्रयागराज है, यहाँ पर हर 5वें वर्ष एक समारोह जो है आयोजित करता था। एक समारोह आयोजित करता था जिसको क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद के नाम से उस सभा को जाना जाता था। कहा जाता है कि ये जो ह्वेनसांग था, ये इस महापरिषद का अध्यक्ष बना था। 6वें वर्ष इस महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना था ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन जो है पहले किस धर्म का अनुयायी था, यह हिंदू था, लेकिन ह्वेनसांग के मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बहुत प्रभावित हुआ। ह्वेनसांग से मिलने के बाद, तो ध्यान रखना है, ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है और सबसे ज्यादा किस शाखा से प्रभावित होता है, तो महायान शाखा से प्रभावित होता है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना है। एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा संस्थापक पुष्यभूति, तब राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी, लेकिन उसके बाद राजधानी कौन लेता है, कन्नौज, तो हर्षवर्धन लाता है। 606 में गद्दी पर बैठता है महज 16 साल की उम्र में। यहाँ पर देखा इसके 3 संतानें थी, राज्यवर्धन और यशोमती की। बड़ा लड़का राज्यवर्धन, छोटा हर्षवर्धन, बहन थी राजश्री। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन के साथ होता है। ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। इसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा की जाती है। और देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक जो है दोनों मित्र होते हैं। फिर जब इसको ये बात पता चलती है राजश्री के भाई को कि इसके हस्बैंड को मार दिया गया है, तो राज्यवर्धन गुस्से में देवगुप्त की हत्या कर देता है। जब यह बात शशांक को पता चलती है तो शशांक जो है राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तब इसके सामने, हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां आती हैं, आपने अभी देखा। उसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और शशांक की हत्या कर देता है, राजधानी कन्नौज बनाता है। इसने 3 पुस्तकों की रचना की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसका दरबारी कवि था बाणभट्ट, इसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। इसी के दरबार में ह्वेनसांग आया था जिसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसकी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी घाटी के पास में, जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। इसको जारी किसने कराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। इसी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है और शाक्य मुनि कहा जाता है। ये जो हर्षवर्धन प्रयाग में 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता है। कहा जाता है कि 6वें वर्ष इसका अध्यक्ष कौन बना था, तो ह्वेनसांग बना था। और कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय हुई, तो हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले की शुरुआत इतिहासकार बताते हैं कि हुई थी। हर्षवर्धन के समय से कुंभ मेले का प्रचलन आया था। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम युग। आइए देखते हैं संगम युग। संगम युग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच इतिहासकार मानते हैं कि संगम युग जो है, संगम काल इसी को कहा जाता है, ये 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का रहा होगा। इसमें 3 राज्य जो है शासन करते हैं, जो आपने देखा होगा, चेर पढ़ा होगा, चोल पढ़ा होगा और पांड्य पढ़ा होगा। जो चोल थे ये तमिलनाडु के पूर्वी भाग में शासन करते थे। चोल कहाँ शासन करते थे, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में। तो आप देखें तमिलनाडु के पूर्वी भाग में ये यहाँ पे इनका शासन था चोल का। चेर जो चेर थे ये कहाँ पे थे, केरल में चेर थे। और पांड्य कहाँ पे शासन करते थे, तो पांड्य तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में। तो चेर, चोल और पांड्य। चोल कहाँ थे, चोल थे तमिलनाडु के पूर्वी भाग में। चेर कहाँ शासन कर रहे थे, तो केरल में। और पांड्य कहाँ शासन कर रहे थे, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में ये शासन इनका चल रहा था। तो आइए देखते हैं संगम युग के बारे में। जिस तरीके से उत्तर भारत में मौर्य वंश, गुप्त वंश चल रहा था, उसी समय यहाँ पर दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंश उभर कर सामने आ रहे थे। इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। संगम युग के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, चोल, चेर और पांड्य। देखते हैं दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास
दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास, इसकी जानकारी हमें जहां से मिलती है, जिस साहित्य से प्राप्त होती है, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। दरअसल संगम शब्द जो है ये तमिल शब्द है, तमिल शब्द है संगम शब्द, संगम। इसके बाद क्या होता है? पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों ने तीन विशाल सम्मेलन बुलाए जिसे संगम कहा गया। जो ये सम्मेलन बुलाए जाते थे बड़े बड़े, इसमें कवि एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, इसी में साहित्य की रचना होती थी। जिस साहित्य से हमें जानकारी मिलती है संगम युग के बारे में, तो इसी सम्मेलन में ये साहित्य लिखे गए हैं, इसी से हमें जानकारी मिलती है। संगम युग में 3 राज्य शासन करते थे, चोल, चेर और पांड्य। इन्हीं तीनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं, हालांकि वैसे नाम मात्र का क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। पांड्य तीनों जो संरक्षण मतलब कवि सम्मेलन बुलाए गए, ये किन राजाओं के संरक्षण में बुलाए गए? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में बुलाए गए, जिसे संगम कहा गया। संगम तमिल भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। अब ये जो तीनों सम्मेलन है, ये पूछता है कई बार, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो प्रथम संगम है ये मदुरई में हुआ। कहाँ पे हुआ? किस स्थान पे? तो मदुरई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। इतना ध्यान रखना है, प्रथम मदुरई में होता है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा होती है। द्वितीय संगम कहाँ पे होता है? कपाटपुरम में होता है। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम में होता है। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि के द्वारा हुई। अगस्त्य ऋषि के द्वारा दूसरे संगम की अध्यक्षता हुई। दूसरा संगम कहाँ पे हुआ? कपाटपुरम में हुआ। तृतीय जो संगम होता है ये मदुरई में फिर से होता है, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की। किसने? नक्कीरर। तो प्रथम मदुरई, दूसरा कहाँ पे हुआ? कपाटपुरम में होता है, तीसरा फिर से मदुरई में होता है। पहले की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि, दूसरे की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और तीसरे की अध्यक्षता नक्कीरर ने की। पहला कहाँ होता है? पहला होता है मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा फिर से मदुरई। तो इतनी बातें आशा करते हैं आपको याद हो गई होगी। इस संगम युग के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं। ये कृष्णा नदी के बाद दक्षिण में 3 राज्यों का उदय होता है, जो थे चोल, जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में शासन करते थे। जो चेर थे, इनको यहाँ के शासकों को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। और ये जो है केरल में शासन करते थे। पांड्य जो थे ये तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में शासन इनका हुआ करता था। तो आइए देखते हैं चोल के बारे में। चोल, इसका यहाँ पे प्रमुख शासक जो था वो था कारिकल। ये बात रखनी, प्रमुख शासक कारिकल था यहाँ का। इसकी राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी उरायूपुर। तो याद रखेंगे उरायूपुर, 2-3 बार बोलेंगे। बड़ा नाम तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप बोलेंगे उरायूपुर। और इसी बाद में आगे चल के राजधानी क्या होगी? कावेरी पत्तनम। ये तमिलनाडु में कावेरी पड़ता है, कावेरी पत्तनम। तो पहले प्रारंभ में राजधानी थी उरायूपुर, बाद में क्या होती है? कावेरी पत्तनम। इतनी बात ध्यान रखना है। कारिकल जो प्रमुख शासक है इसका कारिकल था, इसने पुहार बंदरगाह बनवाया। क्या बनवाया? पुहार बंदरगाह। इसी को कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। पुहार बंदरगाह को किस नाम से? कावेरी पत्तनम के नाम से। तो पुहार बंदरगाह किसने बनवाया था? तो कारिकल, चोल वंश का प्रमुख शासक था। इसने श्रीलंका को जीत लिया था। तो श्रीलंका को किसने जीता? कारिकल ने। यहाँ से इतने ही फैक्ट पूछे जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन नाम मात्र का पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। तो श्रीलंका को किसने जीता? कारिकल ने जीता। पुहार बंदरगाह किसने बनवाया? कारिकल ने बनवाया। इसकी राजधानी चोलों की क्या थी? उरायूपुर, बाद में हो गई कावेरी पत्तनम। ठीक है, इतनी बात। ये शासन कहा करते थे चोल, ये तमिलनाडु के पूर्वी भागों में। इसके बाद आते हैं चेर। और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये जो चोल थे इनका जो राजकीय चिन्ह था, आप याद रखें, राजकीय चिन्ह था बाघ। राजकीय चिन्ह बाघ हुआ करता था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। राजकीय चिन्ह बाघ था। राजधानी थी उदयपुर, बाद में कावेरी पत्तनम हुई। दक्षिण भारत श्रीलंका को किसने जीता? कारिकल ने जीता। पुहार बंदरगाह किसने बनवाया? कारिकल ने बनवाया। यहाँ से इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं चेर की ओर। चेर, इनका राजकीय चिन्ह था धनुष। ये कहाँ शासन करते थे?
तो केरल में शासन करते थे। इनको केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। यहाँ का प्रतापी शासक कौन हुआ, यहाँ से एक पॉइंट पूछा जाता है प्रतापी शासक से, जो सेन गुट्टवन था। सेन गुट्टवन चेर का प्रतापी शासक हुआ। इसने कर्णगी पूजा, कर्णगी पूजा का मतलब है पत्नी पूजा, पत्नी पूजा इसने प्रारंभ कराई। तो किसने, सेन गुट्टवन ने। इसमें कहा जाता है कि इसने श्रीलंका या दक्षिण के जितने राज्य थे उन सभी को आमंत्रित किया था जब कर्णगी पूजा या पत्नी पूजा प्रारंभ की थी तब। तो कर्णगी पूजा या पत्नी पूजा जिसको कहा जाता है, सेन गुट्टवन ने करवाई शुरू, और इसकी राजधानी थी करियुपुर, करियुपुर या बांजीपुर, ये याद रखेंगे। करियुपुर या कहीं कहीं पे ये करूर लिखा रहता है, करियुपुर नहीं करूर। तो करूर या करियुपुर या बाजीपुर इनकी राजधानी थी चेर की। अंतिम शासक यहाँ का होता है कुडक्कियल, कुडक्कियल जेरल। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो कई इतिहास में ग्रंथ हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है। इन सभी की जानकारी कहीं ना कहीं से हमें मिलती रहती है। तो अंतिम शासक कुडक्कियल है, कुडक्कियल जेरल। इनका राजकीय चिन्ह धनुष था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सेन गुट्टवन जिसने कर्णगी पूजा या पत्नी पूजा प्रारंभ की, इसमें श्रीलंका के राजाओं को आमंत्रित किया था। राजधानी करूर या करियुपुर या बांजीपुर ये राजधानी थी। अंतिम शासक कुडक्कियल जेरल था। आगे बात करते हैं पांड्यों की। इन्हीं के समय तीनों गोष्ठियां या तीनों कवि सम्मेलन हुए थे। तीनों संगमों का आयोजन इन्हीं के समय हुआ था, पांड्य राजाओं के संरक्षण में। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, पूरे संगम युग की, तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है, इंडिका, यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इनकी राजधानी क्या थी पांड्यों की, मदुरई थी। राजकीय चिन्ह था मछली। प्रथम शासक नोडियोन था, प्रथम शासक नोडियान था, यह बात याद रखना। प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे, मुर्गन या मुरुगन। और आधुनिक में यानी कि बाद में कौन से देवता हो गया, सुब्रमण्यम। तो पहले कौन से देवता, मुरुगन देवता थे, बाद में सुब्रमण्यम देवता थे। कुछ तमिल साहित्यों की रचना हुई यहाँ पे, जो तीनों कवि सम्मेलन बुलाए गए। यहाँ पे कुछ साहित्य हैं, जैसे तोलकाप्पियम इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना तोलाकाप्पियर ने की थी, तोलकाप्पियर ने की थी। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी। शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी, इलंगो आदिगल ने की थी। किसकी, शिल्पाधिकारम की रचना। तिरुक्कुरल की रचना, तिरुक्कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी, तिरुक्कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। और एक है मणिमेखले की रचना शीतलय सत्तनार ने की थी, शीतलय सत्तनार ने की थी। तो छोटा सा है संगम युग। 100 से 300 ईस्वी तक 3 सभाएं हुई। प्रथम मदुरई में, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने, दूसरी हुई कपाटपुरम में, इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि के द्वारा की गई। और तीसरी होती है मदुरई में फिर से, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। चोल कहाँ पे शासन करते थे, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में। इसका प्रमुख शासक था कारिकल, जिसने श्रीलंका को जीता था। इसने एक बंदरगाह बनाया था जिसका नाम है पुहार बंदरगाह, ये बात याद रखना है। और चोल का राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। इसके बाद चेर को हमने देखा, चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था। इसका जो शासक था वो था सेन गुट्टवन। इसने पत्नी पूजा या कर्णगी पूजा की शुरुआत की, जिसमें इसने किसको बुलाया था, तो श्रीलंका के शासकों को बुलाया था। इसकी राजधानी करूर या करियुपुर या बांजीपुर थी। अंतिम शासक था कुडक्कियल जेरल। इसके बाद हम लोगों ने देखा पांड्य को, पांड्य इनके समय तीनों संगमों का आयोजन हुआ था। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इसकी राजधानी थी मदुरई, राजकीय चिन्ह था मछली, और प्रथम शासक था नोडियोन। प्रमुख देवता मुरुगन और सुब्रमण्यम। इसमें आप याद रखना, तीनों जो गोष्ठियां हैं, तीनों सम्मेलन पांड्य के समय, राजधानी मदुरई, और राजकीय चिन्ह आप कभी मत भूलना। पहले का राजकीय चिन्ह था चोल का बाघ, और चेर का धनुष, और पांड्य का मछली। प्रमुख देवता थे सुब्रमण्यम या मुरुगन। तमिल साहित्य की रचना हुई तोलकाप्पियम की तोलकाप्पियर द्वारा, शिल्पाधिकारम की इलंगो आदिगल के द्वारा, तिरुक्कुरल की रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा, और मणिमेखले की रचना शीतलय सत्तनार के द्वारा हुई। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।